गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास फिजिक्स की अगर हम बात करें तो हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट के 2 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हैं और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर है। यानी जो 4th चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। क्लियर? देखिएगा, वैसे तो हमने इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से फर्स्ट वीडियो से कराया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप के अंदर ऐड नहीं थे या किसी वजह से उनकी वीडियो नहीं हो पाए हैं या कोई टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, या तो कोई उन्होंने वीडियो नहीं देखी होंगे या फिर उनको मतलब अवेयर नहीं थे ग्रुप से रिलेटेड की, जैसे कि कुछ बच्चों की जो क्वेरीज थी या कुछ बच्चों की जो शिकायत थी कि सर हमें ग्रुप के अंदर लास्ट में ऐड किया गया या फिर हमने ग्रुप के अंदर लास्ट में ज्वाइन किया। क्लियर? तो देखिएगा, मैं इस चैप्टर की आपको कंप्लीट पीडीएफ यानी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज। वैसे तो मैंने करा रखी है इस ग्रुप के अंदर, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो मुझे ग्रुप के अंदर कमेंट मैसेज कर देना, मैं आज उनको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। देखिएगा, जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था उस टाइम तक सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपडेट नहीं किया था। क्लियर? अब जब सिलेबस अपडेट हो गया तो उसके बाद हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। कुछ टॉपिक हैं जो हम पहले वीडियो बनाए थे उसमें हमने कवर किए थे, लेकिन वो टॉपिक हैं जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। तो हम केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। क्लियर? दूसरी बात कि आप देखिएगा, जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट होती है उससे एक दिन पहले आप उसकी पीडीएफ नोट राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है? आप ये मत सोचिए कि हम इसके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है? जब तक आप अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? देखिएगा, प्रिंट आउट ऐसे तो मार्केट में बहुत बुकें हैं, अच्छी बुकें हैं, अगर उनसे समझ में आता तो आप लिखने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हम प्रिंट आउट निकलवा लें क्या। तो देखिएगा, प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, लेकिन नोटबुक के अंदर आपको खुद की हैंड रिटन में होना चाहिए। क्लियर? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रिंट आउट से डायरेक्ट मोबाइल से नोट करते हैं या फिर आप उनको प्रिंट आउट निकलवा के फिर नोट करते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर नोटबुक में होने चाहिए। क्लियर? दूसरा, साथ साथ जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ जो टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आप साथ साथ करते रहना। किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना। बिल्कुल देखिएगा, ये सोचिए कि ये आपकी सुबह 8 से लेके और 2 बजे तक ये प्रॉपर क्लास है, स्कूल की क्लासेज है, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी रहेगी, मैथ भी रहेगी और फिजिक्स भी रहेगी, पीएचई भी रहेगी और इंग्लिश और कंप्यूटर भी साथ साथ चलेगी। ठीक है? तो आप अपना टाइम सेट कीजिए कि मुझे कितने टाइम में किस सब्जेक्ट को देना है। अब देखिए, कई बच्चों की क्या प्रॉब्लम है कि सर हमारा मोबाइल घर पे नहीं रहता, या जब क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं होता, या हमारे यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार मोबाइल के अंदर क्या होता है वीडियो मतलब बफरिंग करने लग जाता है। ठीक है? तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? पहला तो देखिएगा, हम इसीलिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जैसे कई बच्चे हैं जो एट ए टाइम, यानी अगर हम लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करें उस केस में क्या होगा कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लाइव टाइम प्रेजेंट नहीं हो सके, चाहे वो मोबाइल के पास अवेलेबल नहीं होता हो उस टाइम, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है? अब देखिएगा, इसके आपको क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मतलब आपको पूरे साल वो वीडियो दोबारा अवेलेबल रहेगा। ठीक है? दूसरा बेनिफिट क्या है कि जैसे आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, यूनिक में डाउनलोडिंग पे लगा दें। ठीक है ना? यूट्यूब के अंदर ही जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक एरो होता है डाउनलोड डायरेक्शन में, इस तरह का। ठीक है ना? ऐसे एरो होगा, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ,
इस तरह का एक सिंबल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपका वीडियो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, फिर चाहे आप उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन बाद में कभी भी देख सकते हैं। क्लियर। तीसरा बेनिफिट क्या है कि जैसे क्लास सुबह 8 से 2 बजे तक स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बच्चों की जो पर्सनल फ़ोन नहीं है, पेरेंट्स के फ़ोन का ही यूज़ करते हैं और उनके पेरेंट्स भी वर्किंग है, उस केस में वो क्या होते हैं मोबाइल अपने साथ रखते हैं, इस वजह से वो बच्चे 8 से 2 बजे तक देख नहीं पाते। क्लियर। तो उससे उसके लिए भी बेनिफिट है कि जैसे ही वो इवनिंग में या जब भी उनके पेरेंट्स घर पे आते हैं, आप या तो सुबह उनसे एक बार मोबाइल लेके डाउनलोड पे लगा दें, या तो पूरे दिन जहाँ वर्किंग करते हैं वो क्या पता अच्छा नेटवर्क हो तो वो डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, आप इवनिंग में आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन देखो कुछ बच्चे बार बार कहते हैं कि सर हमें हेडेक की प्रॉब्लम है या बार बार सर में दर्द हो जाता है, ज़्यादा मोबाइल हम नहीं देख सकते, हम समझ सकते हैं इसके बारे में। देखो इसकी कुछ एक देखो पढ़ना तो है, ठीक है ना, ये साल पूरा नहीं कर 1 सितंबर तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिएगा इसके कुछ आप कुछ प्रॉपर तरीके से पढ़िए, जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट की वीडियो देख ली, मैक्सिमम 40 मिनट 30 मिनट होती है, ठीक है, हम इसीलिए 30 मिनट या 40 मिनट की डाल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप रिमेनिंग जो 20 मिनट या 30 मिनट होती हैं उसमें उसको रिवाइज कीजिए। क्लियर। एक बार वापस से लिख के देखिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जब तक आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लिख लिख के याद नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हम ओरली याद कर लेंगे जैसे हिंदी या इंग्लिश में करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिटर्न में लिख लिख के याद करना है। क्लियर। दूसरा क्या है कि आपने जैसे 30 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट आप मुंह को धोइए थोड़ा, या फिर देखिए मार्केट में आप किसी भी शॉप से आई ड्रॉप आती है, ठीक है ना, सिंपल आप आई ड्रॉप ले आए, ठीक है ना। वो क्या होती है कि जो आप बार बार देखते हैं मोबाइल, तो उसमें क्या होता है ड्राइनेस हो जाती है, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, तो आप किसी भी मेडिकल शॉप से जाके पूछ सकते हैं कि बार बार आंखों में ड्राइनेस के लिए ड्राइनेस हो रही है, तो उसके लिए आप कोई आई ड्रॉप दे दीजिए, वो दे देते हैं, ठीक है, और वो कोई नुकसान भी नहीं करती है, अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप लगातार 3-4 घंटे देखने की बजाय आप 30 मिनट 40 मिनट देखें, उसके बाद जो रिटर्न किया है आपने उसको आप क्या करना है एक बार समझने की कोशिश करें। क्लियर। उससे आपकी आंखें भी कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगी, उसके बाद फिर वापस से इसी तरह का आपको शेड्यूल बनाना है। क्लियर। देखिएगा रिविजन है तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। कब अगर आप साथ में अपने नोट्स रखते हैं, आप साथ में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले नोटबुक से मतलब पहले PDF जो मैंने प्रोवाइड कराई है उससे नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए, प्रॉपर नीट एंड क्लीन विद डायग्राम। क्लियर। क्योंकि फिर आप जैसे वीडियो और फोन को एक प्रॉपर जगह पर रखिए कि आपकी आंखों पे बिल्कुल क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, नीचे भी नहीं होना चाहिए आंखों से और ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल आपकी आंखों के पैरेलल हो, उससे आपकी आंखों पर कम जोर पड़ेगा और मतलब देखने में भी दिक्कत नहीं। दूसरी बात, कई बच्चे जैसे मतलब चेयर पे ना बैठ के या किसी और जगह पर बैठ के देखते हैं या लेटे हुए मोबाइल देखते हैं, ठीक है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी आपको या आंखों में जलन हो जाएगी। आप हमेशा चेयर पे और टेबल पे मोबाइल को जैसे किसी भी बुक के साथ रखिए, आप जैसे ये बुक है इसके साथ ऐसे खड़ा कर दीजिए मोबाइल को। क्लियर। और मतलब बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट, आपकी जो बैक बोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर देखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो ये कुछ 1-2 मतलब एक्टिविटीज़ है या 1-2 मेथड है जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। हमने बोला कि जो ये 4 चैप्टर है ये बहुत बड़ा मतलब लगभग 40 से 45% सिलेबस कवर करते हैं आपकी बुक का, और मैं मानता हूँ कि ये जो 4 चैप्टर है ये पूरी बुक के सबसे टफेस्ट पार्ट है, ठीक है, यानी जो हार्डेस्ट पार्ट है वो पूरी बुक का इन 4 चैप्टर के अंदर है। आगे के चैप्टर काफ़ी ईजी है, तो आप इन 4 चैप्टरों को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप घर पे हैं, ठीक है, तो आप क्वेरी पूछिए बार बार, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो पर्सनल मोबाइल पर करते हैं या पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वो क्वेश्चन को ग्रुप में करते हैं तो उसको और बच्चे भी देखते हैं, तो उनको जो डाउट होता है, कुछ बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पूछते, जो डाउट होता है वो भी क्या हो जाएगा, उनको क्लियर हो जाएगा। तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करें, ठीक है। दूसरा कि आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाएं, ये नहीं कि आप
रात को 11 बजे कर रहे हैं या 10 बजे कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाइए जब टीचर अवेलेबल होता है उस टाइम में, ठीक है। तो ये कुछ एक दो बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखिएगा आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की जो फर्स्ट रिवीजन क्लास है, देखिएगा कुछ मैं एक दो बता रहा हूँ कि जो रिवीजन क्लास के लिए जो वीडियोज है वो आर के नाम से फर्स्ट वीडियो है R1 मिलेगा आपको, क्लियर। सेकंड वीडियो R2 इस तरह से मिलेगा, क्लियर। जैसे अभी तक हम L1 L2 L3 डालते थे ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मिलेगा R1। अब इसमें अगर फर्स्ट चैप्टर का तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो R1.2 हो जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवीजन को। फर्स्ट नंबर है चैप्टर को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नंबर है वो वीडियो को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इस तरह से रहेगा R1/, क्लियर। तो ये थोड़ा आपको, और प्लेलिस्ट के अंदर देखा गया जैसे पूरे ग्रुप के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा वीडियो होती है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है 11th क्लास की प्लेलिस्ट, 12th क्लास की प्लेलिस्ट या 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए प्लेलिस्ट। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर क्लास की ही वीडियो ओपन होगी उसमें। तो ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो छूट गया पीछे का उसकी कोई टेंशन नहीं, अब हम करा देंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे, ठीक है। जिन बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो अब सेल्फ की होगी, क्योंकि हमने 2-3 बार हमने उसको करा दिया है, ठीक है। आप खुद रिटर्न करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखना है उसको आप पूछेंगे, लेकिन आपका प्रॉपर रिटर्न वर्क होना चाहिए। जब स्कूल ओपन होंगी, शायद 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो जाएंगी, तो ये नहीं सुनेंगे कि सर हमने तो राइट डाउन ही नहीं किया, हमारे पास PDF नहीं थे। हाँ, हिंदी मीडियम 12th क्लास के लिए, उनके लिए भी आज से प्रॉपर PDF में हैंड रिटन प्रोवाइड कराऊंगा, उनको भी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्लियर। तो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का 12th क्लास के लिए, ठीक है ना, फिजिक्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। वैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिएगा ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्चुअली में जो चैप्टर फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। यानी आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्ड से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेड, यानी अगर कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो उसकी जो स्टडी की जाती है, किसकी, किसी भी चार्ज, जैसे ये कोई चार्ज है ये रेस्ट में है, तो किसी रेस्ट चार्ज की जो स्टडी होती है वो फिजिक्स की किस ब्रांच में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी चैप्टर स्टार्ट है उसको प्रॉपर लिखा रखा है, वर्डिंग है, प्रॉपर नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। तो आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या लिख रखी है कि व्हेन इफ वी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज प्रॉपर्टी लाइक एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन इट्स रेस्ट स्टेट, क्लियर। यानी किसी भी चार्ज की जब वो रेस्ट स्टेट में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, उनकी जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, क्लियर। समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। और फील्ड यानी चार्ज के फील्ड के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और एक कैपेसिटेंस है यानी कैपेसिटर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो देखिएगा आज का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हेन एट रेस्ट नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? इफ वी डिस्कस अबाउट द चार्ज, व्हाट इज चार्ज? देखिएगा, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। ठीक है, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम, यानी किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दैट cause of electric field and electric force, that means charge is the fundamental property due to which any atom produce electric field as well as electric force। यानी चार्ज किसी भी एटम की वो गुण होता है जिसकी वजह से वो एटम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किसके नाम से बोलते हैं? जो कूलाम फोर्स के नाम से भी बोलते हैं, हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिएगा, चार्ज के बारे में हो गया। अब देखिएगा, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज को हम बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं। अब आप चाहे कैपिटल क्यू लिख सकते हैं या फिर स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। क्लियर? तो चार्ज का जो सिंबल है वो क्या होता है? क्यू होता है। देखिएगा, जो नोट्स है उसको पहले लिखिए, फिर बोल रहा हूँ नोट्स को पहले लिखिए आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक लाइन को समझा रखा है। चार्ज को किससे नोट किया जाता है? क्यू से। ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर चार्ज की यूनिट को क्या रखा गया है? कूलाम। और इसको हम किससे नोट करते हैं? सी से, कैपिटल से। चार्ज क्यू के द्वारा नोट किया जाता है और जो चार्ज की यूनिट है वो किसके द्वारा नोट की जाती है? कैपिटल सी। स्मॉल सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखना आपको कि कैपिटल सी रिप्रेजेंट चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, एंड क्यू और स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस करें, नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ज। There are two type of charge. Clear? First is positive charge and second is negative charge. Clear? There are two type of charge. First is positive, second is negative. A scientist Franklin that name was Franklin, divide charge into two categories as पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? यानी जो चार्ज है उसको किसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था? फ्रैंकलिन ने। देखिएगा, अगर हम बात करें चार्ज की यूनिट के बारे में, देखिए वापस से यहाँ पर आते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में कि जो यूनिट है बच्चों, अगर हम चार्ज की यूनिट की ऐसा यूनिट की बात करें, दैट इज कूलाम एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय सी। क्लियर? नेक्स्ट, if we discuss about CGS unit of charge, that is state coulomb. Clear? And it is also known as Franklin. State coulomb also known as Franklin. Next, the largest unit of charge is Faraday, and 1 Faraday equal to 96500 कूलम। क्लियर? यानी जो फैराडे है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है। तो कई बार वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? फैराडे होती है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और ये जो सीजीएस यूनिट होती है ना, या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है?
3 इंटू 10 की पावर कट 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 होती है कि एक कूलाम है वो किसके बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। क्लियर? यानी ये कुछ यूनिट होती है, आपको ये याद रखनी है। ऐसा यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, यानी जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो आपको पता है कि 1 माइक्रो कूलाम है तो कितना होता है 10 की पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम 10 की पावर -9, 1 पिको कूलाम that is equal to 10 की पावर -12 कूलाम, and 1 milli coulomb that is 10 की पावर -3 कूलाम। Clear? These are the other practical unit of electric charge. If we discuss about SI unit, that is coulomb. Clear? ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए यहाँ पर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट तो अलग चीज होती है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स या देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनके अंदर चार्ज नहीं है। ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिखा है, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? तो ये क्या होगी, चार्ज के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि चार्ज की जो थोड़ी जानकारी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। और ये आपको पता होगा कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्रिएट होता है। ठीक है ना? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो कभी भी चार्जिंग प्रोसेस में है ट्रांसफर ऑफ चार्ज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, बाहर ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना? अगर कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है दूसरी बॉडी के पास, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दैट बिकम नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। क्लियर? देखिएगा, अब हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज स्केलर एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज को अगर हम ऐड करेंगे तो सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है? और कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें, लाइट चार्ज रिपेल each other but unlike charge attract। यानी जो लाइट चार्ज है, ठीक है ना, वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्ज है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये तो आपको पहले भी पता है कि जो चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम उसको किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चार्ज है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका 0। कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस करता है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ई से लिखते हैं कैपिटल ई से, हम आगे बात करेंगे, स्पेशल टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो देखिएगा चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो चार्ज है बट एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कोई चार्ज है अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो वो अपने चारों ओर, ठीक है, जैसे ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, ये कोई चार्ज है तो ये अपने चारों ओर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। अगर ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक्सीलरेशन कितना है इसका 0, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई चार्ज है वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन मींस a not equal to 0, that means it produce magnetic field, electric field as well as electromagnetic wave. This is the important property of any charge. ध्यान रखना है आपको कि जो फोर्थ और थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो इन प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर क्या होता है, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज से होता है, मूविंग चार्ज की वजह से। देखिएगा अगर हम चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी, कि इसके अंदर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटम मींस क्या होता है, पैकेट्स, बंडल्स, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन का मींस क्या होता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। ये कोई एटम है A, क्लियर, और ये कोई एटम B है। मान लेते हैं कि एट द इनिशियल कंडीशन बोथ आर एट रेस्ट, क्लियर, व्हेन A lose a electron to B, ठीक है। जब A जो एटम है वो B को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, क्लियर, तो यहाँ से चार्ज भी ट्रांसफर होगा, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव E, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, नेगेटिव E, क्लियर, 1 E के बराबर। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। और सेम इतना ही नेगेटिव लिख लेंगे। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, क्लियर। अब देखिएगा जैसे इसने एटम A ने एक इलेक्ट्रॉन को यूज किया और B ने उसको गेन किया, तो जो A है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और B के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसने A ने अगेन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इधर कितना हो गया,
पॉजिटिव 2 एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उस केस में चार्ज कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और इधर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये एटम ए है, ये बी को इलेक्ट्रॉन चार्ज कर रहा है, कितने n इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो ए के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ सॉरी पॉजिटिव ऑफ n ही। अगर बी के ऊपर चार्ज निकाले q, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ n। यानी ए से और बी पर जब ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो हमेशा जो नेट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी अगर हम इसको वर्डिंग में लिखें, व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मींस क्या है, दैट मींस व्हेन चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी, then it always transfer in form of इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जब एक बॉडी से और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इस तरह से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ए ने बी को हाफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर ए ने बी को 3/2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हो गया, या 7.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी चार्ज हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के बराबर ट्रांसफर होता है, या वो 1 हो सकता है, या 10 हो सकते हैं, या 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। यानी चार्ज हमेशा, यहाँ पर n का मतलब क्या हो गया, जो n है n = 1 2 3 इस तरह से, कभी भी n की वैल्यू 1.5 या 2.5 इस तरह से नहीं हो सकती। यानी सीधा सा आप देखिएगा, आप सीधा मार्केट से जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कि जैसे आपने कोई शर्ट खरीदी, आप दुकानदार से क्या बोलेंगे, ठीक है, कि आप मुझे 1 शर्ट दें, या 2 शर्ट दें, या 3 शर्ट दें। आप ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि मुझे हाफ शर्ट चाहिए, या मुझे 3/2 शर्ट चाहिए, यानी वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही क्या है कि जो चार्ज है जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा तो वो किस तरह से होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सॉरी 23 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। दैट मीन्स चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन का मीन्स क्या होता है, कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है क्वांटाइजेशन, नोट्स में से नोट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट एक हम प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन प्रॉपर्टी तो बहुत पढ़ी है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम चाहे वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का सम हो, यानी टोटल एनर्जी है दैट विल बी कांस्टेंट। क्लियर, तो इसी तरह से जो चार्ज है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ थोड़ा सा गीला है, इसको सूख ले लो, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। What it means? That means charge is a conserved quantity. यानी total charge of any isolated system is remain constant, or we can say that charge neither create nor destroy. The total charge of any isolated system remain always conserved. Clear? यानी जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। मतलब चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिएगा अगर ए से बी में चार्ज है, देखिएगा अगर हम इसको बात करें एग्जांपल से तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। कि जैसे ए से बी, ए जो एटम था और बी मान लेते इनिशियल केस में बोथ आर एट ए न्यूट्रल, यानी अगर नेट चार्ज की बात करें यहाँ पर 0 और यहाँ पर नेट चार्ज होता है 0। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रल एटम? Neutral atom means there is no charge on any atom. Clear? That means the number of proton and number of electrons are equal. यानी न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना होता है 0। लेकिन इसका न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं उस केस में हम क्या बोल देते हैं न्यूट्रल चार्ज। क्लियर? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर है तो वो क्या कहलाती है? न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। क्लियर? अब देखिएगा अगर ये ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया बी के पास, इन दिस केस द चार्ज बिकम नेगेटिव फॉर बी एंड हियर चार्ज बिकम पॉजिटिव। Now if we calculate the net charge, negative E and positive E again cancel each other and net charge become again 0. If it transfer 2 electron, then charge become 2E and here charge become sorry ये नेगेटिव आएगा, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव। देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव होता है। And that become -2 of E. That means again if we calculate the net charge on the A and B, that means it remain always constant. Next example, if we discuss about the any chemical reaction like as NaCl. We know that NaCl is a salt that consists 0 charge. यानी here total charge is 0. If we break Na plus NaCl minus, then again net charge in left side, sorry right side 0. That means charge always remain constant. Clear? That is the conservation of a charge. Clear? Next discuss करें, that is next fundamental properties additivity of charge. Additivity of charge का मीन्स क्या है कि if there are multiple charges in any system in which some are positive and some are negative, then net charge will be algebraic sum of the all charges. Means let us consider a isolated system that is separated by an insulating surrounding. It consists positive 2 q charge and negative 5 q charge here and 1 q charge here, 3 q charge here, -4 q charge here, plus 10 q charge here. Means in this system there are different charges which are located at a different position. If we discuss about the net charge on this body, then how can we calculate? Net charge will be positive of 2 -5 -3 plus 10 plus 1 -4 and q. क्लियर? यानी हमने सभी को पॉजिटिव को एक साथ लिखा है और नेगेटिव को एक साथ लिखा है। क्लियर? एंड वी नो दैट 10 2 and 1 that is 13q minus 3 5 8 12q. Clear? 3 4 7 5 12 and net charge q net will be 1 q. That means charge is a scalar quantity, so the resultant charge of any body is simple algebraic sum of all charges. Clear? Next, if we discuss about the important property of any charge, that is invariation of charge. What is invariation? Let's discuss about the invariation of a charge.
विजिबल हो रहा है? इनवेरिएशन ऑफ ए चार्ज. What do you mean by invariation of charge? Let's see. Let us consider a particle that mass is m not at the rest condition. हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया जिसका जो मास है यानी मास एट रेस्ट that is m naught we consider as a m naught. If we increase the speed of that particle, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है और उसका मास m naught है, अगर हम उस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाते हैं यानी उसको मूव स्टेट में लेके और बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर हम मूव कराते हैं उसको, तो उसका जो एक्चुअल मास है वो चेंज हो जाता है, यानी एक्चुअल मास है वो कम हो जाता है उसके ओरिजिनल मास से. ठीक है, यानी देन at motion state mass become m equal to m naught upon 1 minus v square upon c square. That is the invariation of mass formula. We discussed about it in 11th class. That means if any charge, if any bodies that mass is m naught at rest, if we increase its speed or we move it very fastly, then its net mass become change. यानी अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसका अगर कुछ मास है, अगर हम उस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अगर उसका कुछ मास है, अगर हम उसको मूव कराते हैं तो उसका जो नेट मास है यानी जो उसका मास है वो डिक्रीज हो जाता है. किस रेशियो में? m naught upon 1 minus v square upon c square. Here v is the velocity of that body and c is velocity of a light. But if we discuss about the charge, there is no change in the magnitude of charge when it at rest or it at motion. यानी अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, अगर चार्ज रेस्ट में है या फिर चार्ज मोशन स्टेट में, दोनों केस में चार्ज की मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट विल बी रिमेन कांस्टेंट. दैट इज द इनवेरिएशन ऑफ चार्ज. क्लियर? सो दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी चार्जेस. वी डिस्कस टुडे अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and we discuss next topic is our charge, in which important topic is who is divided charge into categories and what is the SI unit of charges and what is the CGS unit of charge. And we also discuss about the largest unit of charge like as Franklin and 96500 Coulomb, and we discuss the smallest unit that is state Coulomb and it is also known as the Franklin. And we know that 1 Coulomb equal to 3 into 10 to the power 9 state Coulomb. Next, we discuss about the property of charges like as quantization of charges, that is Q equal to NE. We discuss about that the charge is in scalar quantity and it is also a dry quantity. We discuss that the charge is a conserved quantity, and that means charge remain constant of a particular isolated system. Again, we discuss about the additivity of charges, and we also discuss about the like charge repel to each other and unlike charge attract to each other. Clear? Next, the shortest, the short form of that is the dimension. That is the dimension formula of charge. What is the dimension formula of charge? We know that I equal to Q upon T. Here I is electric current and Q is the flow of charge through any conductor in given time, known as the electric current. So we can write here Q equal to IT. We know that current is a fundamental quantity. Clear? In 11th class we discuss about the 7 fundamental quantities. Current is fundamental quantities and that's dimension is A. And time is also a fundamental quantities, that is dimension is T. Clear? So dimension of charge is 80. So that is clear. I hope you have no doubt in this topic. These are the study today. If there are any query, you can ask your question in the group. Okay? Thank you.
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।